मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, बरेका, वाराणसी। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजभाषा नियम, ये संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग 1976 यथा संशोधित 2011 में। राजभाषा नियम जैसा कि आप जानते हैं 1976 में बनाए गए। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये नियम 1976 में बनाए गए हैं। तथा दूसरा जो विषय है इसमें संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग। इसके नाम में ही स्पष्ट है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, यानी भारत सरकार का जो कार्य होता है, कार्यों में भाषा का जो प्रयोग होगा वो इन नियमों के अनुसार किया जाएगा। आप यह भी जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाए गए। इस अधिनियम में एक धारा है 8, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। उसी धारा के में जो नियम बनाने की शक्ति दी गई थी, उसके आधार पर उन नियमों की शक्ति का प्रयोग करते हुए ये नियम 1976 में बनाए गए। जैसा देखा आपने, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के साथ उपधारा 4 के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले जब भी कोई नियम बनाया जाता है तो उसका नामकरण किया जाता है। आप भारत सरकार का कोई भी नियम देखेंगे तो उसमें पहला नियम होगा उसका नाम। इसी के तहत इसका भी नामकरण किया गया कि इसे राजभाषा नियम संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग 76 है और इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। किसी भी नियम के दूसरे नियम में उसकी परिभाषाएं दी जाती हैं, यानी कि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं नियमों में उसे किस रूप में परिभाषित किया जाएगा, उसका अर्थ क्या होगा। इस नियम 2 में अधिनियम शब्द की परिभाषा दी गई है कि अधिनियम से राजभाषा अधिनियम 1963 समझा जाएगा। केंद्रीय सरकार के कार्यालय में केंद्रीय सरकार के कार्यालय, उद्यम, बैंक, आयोगों के दफ्तर इत्यादि सभी कार्यालय आ जाते हैं। उन सभी को केंद्रीय सरकार के कार्यालय समझा जाएगा। कर्मचारी से केंद्रीय सरकार के कार्यालय के कर्मचारी समझे जाएंगे। अधिसूचित कार्यालय की परिभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत जो की गई है, नियम 10(4) में अधिसूचित कार्यालय के बारे में बताया गया है, उससे अधिसूचित कार्यालय समझा जाएगा। हिंदी में प्रवीणता, नियम 9 में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। उसके अंतर्गत जो बात कही गई है उसे हिंदी में प्रवीणता माना जाएगा। क ख क्षेत्र, क ख एवं ग क्षेत्र की परिभाषा भी इसी नियम में दी गई है। साथ ही कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा भी इस नियम में दी गई है। नियम 10 में कार्यसाधक ज्ञान के बारे में कहा गया है, उसके अंतर्गत कार्यसाधक ज्ञान कर्मचारी कहा जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि नियम 2 में ये परिभाषाएं बताई गई हैं। अधिनियम की परिभाषा, केंद्रीय सरकार के कार्यालय की परिभाषा, कर्मचारी की परिभाषा, अधिसूचित कार्यालय की परिभाषा, हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा, क ख ग क्षेत्र एवं कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा। अब जरा क ख ग क्षेत्र को हम लोग यहाँ विस्तार से देख लें। क क्षेत्र में वे सभी राज्य रखे गए हैं जो कि मूलतः हिंदी भाषी हैं या जहाँ पर हिंदी का प्रयोग बहुत ज्यादा है, जैसे बिहार है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 1987 में क क्षेत्र में लाया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये क ख ग क्षेत्र है, ये बाद में परिवर्तनशील है। किसी भी राज्य को हम लोग दूसरे क्षेत्र में भी रख सकते हैं। जब हिंदी की स्थिति वहां अच्छी हो जाती है तो उसे ख क्षेत्र से क क्षेत्र में या ग क्षेत्र से ख क्षेत्र में लाया जा सकता है। ख क्षेत्र में सिर्फ 3 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। ये हिंदी भाषा से काफी मिलती जुलती भाषाएं हैं। यहाँ पर रह करके हिंदी काफी आसानी से सीखी जा सकती है, पंजाबी और मराठी। इसके साथ ही दादर नगर हवेली दमन द्वीप समूह को 2011 में इसके अंतर्गत लाया गया तथा साथ में चंडीगढ़ संघ राज्य को भी ख क्षेत्र में रखा गया है। उपर्युक्त को छोड़कर सभी राज्य, ये आपने जो स्लाइड में देखे, इसको छोड़कर के सभी राज्य ग क्षेत्र में रखे गए हैं। और इन क्षेत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है वो पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किया गया है तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से किया गया है। नियम 3 और 4 को हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे। नियम 3 और 4 में पत्र व्यवहार को लेकर के अवधारणाएं दी गई हैं। ये नियम काफी लंबा है तो इसकी शब्दावली आप लोग देख लेंगे।
ये नियम मूल रूप से अगर आप इसको समझें तो नियम 3 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ या व्यक्तियों के साथ पत्राचार या ऐसे लोगों के साथ पत्राचार जो केंद्र सरकार का कार्यालय न हो, उसको नियम 3 में बताया गया है। नियम 4 में केंद्र सरकार का केंद्र सरकार के साथ पत्राचार बताया गया है। अब जैसा आपने क, ख, ग क्षेत्र में देखा, क, ख क्षेत्र कि केंद्र सरकार का कोई भी कार्यालय किससे-किससे पत्राचार कर सकता है? क क्षेत्र से, ख क्षेत्र से और ग क्षेत्र के राज्यों से। दूसरे केंद्र सरकार का केंद्र सरकार के कार्यालय से भी ऐसे ही पत्राचार होगा क क्षेत्र के से, ख क्षेत्र से और ग क्षेत्र से। तो मूल अवधारणा जो इसमें देखने की है नियम 3 और 4 जब आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसमें पहली बात की गई है ये कि क क्षेत्र के कार्यालय, क क्षेत्र के राज्यों को असाधारण दशा में छोड़ कर के हिंदी में पत्राचार करेंगे। सिर्फ आप एक शब्द पर ध्यान दें कि असाधारण दशा, यानी मूल अवधारणा यह है कि क क्षेत्र के राज्य, क क्षेत्र के केंद्रीय सरकार के कार्यालय, क क्षेत्र के राज्यों को असाधारण दशा को छोड़ करके हिंदी में पत्राचार करेंगे। यदि कोई अंग्रेजी में पत्र भेजा जाता है तो उसके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। ख क्षेत्र में वो मामूली पत्राचार हिंदी में करेंगे और यदि अंग्रेजी में पत्र भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। फिर भी यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज क्षेत्र चाहता है कि उसे विशिष्ट वर्ग के पत्र या यानी कि खास तरह के पत्र हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जाएँ और दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भेजा जाए, तो दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भेजा जाएगा। क्षेत्र ख के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ग में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे। तो आपने मूल अवधारणाएं देखी कि क क्षेत्र को भेजना है तो प्राथमिक तौर पर हिंदी में भेजना है असाधारण दशा को छोड़ करके, ख क्षेत्र को मामूली तौर पर हिंदी में भेजना है, लेकिन जो पत्र भेजा जाएगा उसका अनुवाद भेजा जाएगा, लेकिन ग क्षेत्र को पत्राचार जो किया जाएगा वह अंग्रेजी में किया जाएगा। इसी तरह से केंद्रीय सरकार के कार्यालय के बीच भी पत्रादि, केंद्र सरकार का कार्यालय एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को पत्र जो भेजते हैं हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। फिर केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र क में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे थोड़ा-सा वार्षिक कार्यक्रम की, तो ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्रीय सरकार का जो मंत्रालय है, वह अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार हिंदी में करेगा, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि यह ऐसे अनुपात में करेगा जो केंद्र सरकार उसको निर्धारित करेगी। निर्धारित किस आधार पे करेगी? उस कार्यालय में जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, जो संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए तथा भाषा के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए। क्षेत्र क में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड क या खंड ख में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न है, पत्रादि हिंदी में होंगे। क्षेत्र क में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र ख या ग में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। क्षेत्र ख या ग में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परंतु जहाँ ऐसे पत्रादि अब 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण की गई हैं। पहले जो नियम 3 और 4 में बताई गई थी, जैसा मैंने पहले कहा कि 3 में राज्य सरकार के साथ पत्राचार की बात की गई है और व्यक्तियों के साथ, और 4 में केंद्र सरकार का केंद्र सरकार के साथ पत्राचार की बात की गई है। और मूल अवधारणा ये है कि अगर क क्षेत्र में कार्यालय है, तो हिंदी में पत्राचार होंगे, ख क्षेत्र में है, तो थोड़ा कम होगा, अंग्रेजी मामूली तौर पर हिंदी में होगा, अंग्रेजी में भेजा जाएगा तो उसका अनुवाद हिंदी में भेजा जाएगा। ग क्षेत्र में पत्राचार अंग्रेजी में किया जा सकता है। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण बात जो कही गई है नियम 4 में कि यदि क या क्षेत्र ख के किसी कार्यालय को संबोधित है, वहाँ यदि आवश्यक हो तो उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा। मान लीजिए कि हमें क और ख क्षेत्र में मेरा कार्यालय है और वहाँ पर कोई अंग्रेजी में पत्र प्राप्त होता है और उसके अनुवाद करने की बात होती है, तो वह या हिंदी में प्राप्त होता है, उसके अनुवाद करने की बात होती है, दोनों की बात है। तो जहाँ प्राप्त होगा वहाँ किया जाएगा। यानी हमारा कार्यालय यदि क, ख क्षेत्र में है,
तो जब पत्र प्राप्त होने के बाद आवश्यकता अनुसार उसका अनुवाद किया जाएगा, चाहे हिंदी से अंग्रेजी करना हो या अंग्रेजी से हिंदी करना हो। लेकिन क्षेत्र ग में किसी कार्यालय को संबोधित है तो उसका दूसरी भाषा में अनुवाद उसके साथ भेजा जाएगा। यानी कि हम क क्षेत्र में हैं और ग क्षेत्र में हमें भेजना है पत्र को, तो हम उसका अनुवाद साथ-साथ भेजेंगे। लेकिन अगर अधिसूचित कार्यालय को भेज रहे हैं, अगर नियम 10(4) में हम अधिसूचित कार्यालयों की चर्चा करेंगे, अधिसूचित कार्यालय को पत्र भेज रहे हैं, तो इसमें दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यही इसका फ़ायदा है अधिसूचित कार्यालय करने का। अब हम थोड़ा वार्षिक कार्यक्रम को यहाँ पर देख लेते हैं। केवल पत्राचार के मद में, वैसे वार्षिक कार्यक्रम में कई मदें दी गई हैं, लेकिन चूँकि हमने नियम 3 और 4 की चर्चा की और उसकी अवधारणा को बताया कि मूल अवधारणा क्या है, मूल कॉन्सेप्ट क्या है पत्राचार का, तो वह कॉन्सेप्ट, वह अवधारणा वार्षिक कार्यक्रम के जो लक्ष्य दिए गए हैं, उसमें ज़्यादा स्पष्ट रूप से है। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष अप्रैल में जारी किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा और इसमें लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। वहाँ पर जो मैंने चर्चा की थी, क क्षेत्र से क क्षेत्र के पत्राचार को, क क्षेत्र से ख क्षेत्र के पत्राचार को और क क्षेत्र से ग क्षेत्र के पत्राचार को। आप देख रहे हैं इसमें कि क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% पत्र भेजना है, क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% पत्र भेजना है हिंदी में, क क्षेत्र से ग क्षेत्र के लिए 65% लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय व्यक्ति को 100% पत्राचार हिंदी में करना है। ख क्षेत्र में भी आप देखें, ख क्षेत्र से क क्षेत्र को अगर भेज रहे हैं तो 90%, ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को भेज रहे हैं तो 90% पत्राचार, ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% और ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य, संघ राज्य के व्यक्तियों को, यानी ये नियम 3 में जो बातें की गई थी, 90% पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को आप देखें, क क्षेत्र को भेजें, ख क्षेत्र को भेजें, ग क्षेत्र को भेजें, तो 55% पत्राचार करना है तथा क व क्षेत्र के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को भेजें, तो वह 55% पत्राचार हिंदी में करना है। तो इस तरह से नियम 3 और 4 में जो अवधारणाएँ बताई गई थी, जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे, उसको ग क्षेत्र में उसको वार्षिक कार्यक्रम के तहत ज़्यादा स्पष्ट रूप से लक्ष्य के रूप में रख दिया गया है कि इतने प्रतिशत पत्राचार आपको करना है। अब नियम 5 में हम लोग देखते हैं, सिर्फ एक लाइन का नियम है, बहुत आसानी से याद करने योग्य। हिंदी में पत्र आदि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएँगे। जहाँ से भी आपको क क्षेत्र से प्राप्त हो, ख क्षेत्र से प्राप्त हो, ग क्षेत्र से प्राप्त हो, जहाँ से भी आपको पत्र प्राप्त होता है, यदि वह पत्र हिंदी में है, तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। नियम 6 में जो राजभाषा अधिनियम 1963 को देखेंगे आप, तो उसमें कुछ दस्तावेज बताए गए हैं धारा 3(3) में। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में जो दस्तावेज बताए गए हैं, उन दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर यह बात जोड़ दी गई नियम में, यह बात तो अधिनियम में ही थी कि धारा 3(3) के अंतर्गत जो दस्तावेज है उनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन नियम में यह बात जोड़ दी गई कि उसमें हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जा रहे हैं और जारी किए जाते हैं। अब धारा 3(3) में कौन-कौन से दस्तावेज आते हैं? जैसे आपका कार्यालय आदेश है, प्रशासनिक रिपोर्ट है, विज्ञापन है, निविदा सूचना है, अनुज्ञप्ति है, अनुज्ञा पत्र है, करार है, संविदा है। ये सभी दस्तावेज, ये संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज हैं या रिपोर्ट है। ये सभी दस्तावेज दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएँगे और उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि ये दोनों भाषा में तैयार किए गए हैं और जारी किए जाते हैं। नियम 7 में कर्मचारियों के हित की बात की गई है। कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में अथवा अंग्रेजी में कर सकता है। बहुत ही स्पष्ट नियम है कि कोई भी कर्मचारी कोई भी आवेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों भाषा का ध्यान रखा गया है, हिंदी अथवा अंग्रेजी में कर सकता है। यदि हिंदी में अभ्यावेदन किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किया गया हो, तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई आवेदन, अभ्यावेदन अंग्रेजी में दिया गया हो, लेकिन उस पर हस्ताक्षर हिंदी में हो, तब भी उसका उत्तर प्रशासन को हिंदी में दिया जाएगा। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण कही गई है इसमें,
यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषय जिसके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए, तो वह उसे असम्यक विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी। इसको थोड़ा-सा समझ लें हम लोग। यदि कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और वह कर्मचारी उससे संबंधित दस्तावेज की माँग करता है कि हमें इन दस्तावेजों को हिंदी में उपलब्ध कराया जाए या अंग्रेजी में उपलब्ध कराया जाए, वो दोनों की माँग कर सकता है, दोनों में से किसी एक की माँग कर सकता है। तो उसको प्रशासन को उसी भाषा में उपलब्ध कराना पड़ेगा, उसमें कोई विलंब करने की गुंजाइश नहीं है। यह प्रशासन का दायित्व है कि कर्मचारी द्वारा माँग किए गए विषयों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में जैसा वो माँगे, उसको उसे देना है। नियम 8 में कार्यालय में, नियम 7 कर्मचारियों के व्यक्तिगत हित से संबंधित था। नियम 8 कार्यालय के हित से संबंधित है कि कोई भी कर्मचारी कार्यालय में, इसमें 3-4 बातें की गई हैं, बहुत गौर से इसको देख लें कि कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है, उससे उसके अनुवाद की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी मसौदा लिखने के बाद ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसका हिंदी अनुवाद करके लाइए या आप इसका अंग्रेजी अनुवाद करके लाइए। दूसरा, कोई भी कर्मचारी जिससे अधिक कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो किसी दस्तावेज की अंग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है, जब दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं। मान लीजिए आपको कार्रवाई करने के लिए कोई दस्तावेज दिया जाता है हिंदी में और आपको कार्यसाधक ज्ञान हिंदी का प्राप्त है, तो आप मना नहीं कर सकते कि इसका अंग्रेजी अनुवाद दीजिए तभी मैं कार्रवाई करूँगा। तब आप बता सकते हैं, मना कर सकते हैं जब वो दस्तावेज विधिक और तकनीकी प्रकृति का है। अब लेकिन तीसरी बात ये कही गई है कि इसका भी निर्णय कौन करेगा कि ये विधिक या तकनीकी है कि नहीं? तो इसका निर्णय विभागाध्यक्ष करेगा। यदि विवाद उठता है कि यह दस्तावेज विधिक या तकनीकी है कि नहीं, तो उसका विभाग या कार्यालय का प्रधान जो होगा, उसका विनिश्चय करेगा। यानी कि इसमें पूरी तरह से छूट नहीं है कि आप किसी भी कार्यालयीय दस्तावेज को तकनीकी या विधिक बता दें और काम करने से बचें। और दूसरी बात, इसमें जो चौथी बात की गई है कि इन सभी बातों के होते हुए भी, जैसा कि नियम 1 में कहा गया है कि आप टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं, उसी बात को उपनियम 4 में सीमित कर दिया गया है कि एकदम अंतहीन छूट नहीं है कि आप अंतहीन सीमा तक हिंदी या अंग्रेजी में मसौदा लिखते रहें। किसी बात, इसीलिए कहा गया नियम 1 में किसी बात के होते हुए भी, नियम 1 में जो बात कही गई है उसके होते हुए भी केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि नियम 1 में जो बात कही गई है कि कोई भी कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी हिंदी में या अंग्रेजी में लिख सकता है, उसको थोड़ा-सा नियम 4 के द्वारा सीमित कर दिया गया है। सीमित इस अर्थ में क्या है कि केंद्र सरकार जब देखेगी कि इस कार्यालय में हिंदी में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सभी लोग प्रशिक्षित कर दिए गए हैं, यहाँ आशुलिपिक टाइपिस्ट उपलब्ध हैं, यहाँ के कंप्यूटर द्विभाषी हैं और जो हमारा रिसोर्स डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है काम करने का, वह भी हिंदी भाषा में उपलब्ध है। तो जब देखेगी कुल मिलाकर के यहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे विषयों को, जिन-जिन विषयों में हिंदी में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करेगी कि अब से इन विषयों में पूरी तरह से हिंदी में कार्य किया जाए। यानी इस नियम का उद्देश्य है कि क्रमशः सुनियोजित तरीके से, सुसंबद्ध तरीके से कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना। नियम 9 में प्रवीणता प्राप्त ज्ञान, आपने नियम 2 में देखा था कि कहा गया था कि नियम 9 में जो प्रवीणता प्राप्त ज्ञान की परिभाषा से प्रवीणता प्राप्त समझा जाएगा। अब नियम 9 में प्रवीणता प्राप्त ज्ञान की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है? बहुत सरल तरीके से इसको समझें। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उसके उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या स्नातक परीक्षा में या स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया, या यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। इन 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर पूरा कर लेता है कर्मचारी, तो उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। और सरल तरीके से देखें, यदि कोई मैट्रिक स्तर तक माध्यम के रूप में लिया हो और या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में लिया हो,
या दोनों नहीं हो तो वह एक फॉर्मेट है, उसमें लिख करके दे देता है कि उसे प्रवीणता प्राप्त ज्ञान प्राप्त है, तो उसे मान लिया जाएगा। अगला नियम जो 10 है, उसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। इसमें भी कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है। 10 में क और ख है, पहला क और दूसरा फिर ख आएगा। तो पहले में कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है। कार्यसाधक ज्ञान का क्या अर्थ है? मैट्रिक परीक्षा या उसकी, आप इसको इस तरह से देखें कि ये प्रवीणता प्राप्त ज्ञान से थोड़ा-सा नीचे स्तर का है। प्रवीणता प्राप्त में क्या था कि स्नातक स्तर पर अगर वो विषय लिया हुआ था, एक विषय, तो उसको कहते थे, या मैट्रिक स्तर तक माध्यम के रूप में लिया था तो उसको कहते थे। स्तर इसका नीचे है थोड़ा-सा, तो इसमें मैट्रिक स्तर पर या उससे उच्चतर केवल हिंदी के साथ उत्तीर्ण किया है, एक विषय के साथ उत्तीर्ण किया है, तो उसको कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। या केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के तहत कोई निर्धारित परीक्षा पास कर ली है, तो उसे कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। या केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो उसे भी कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। यानी कि उसने हाई स्कूल या मैट्रिक स्तर पर एक विषय लिया हो, तब कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत यानी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षा पास कर लिया है, तो उसे कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। अब प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ में भी ये ध्यान देने की बात है कि अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए प्रबोध जो हिंदी है वह प्राथमिक स्तर की मानी जाती है, प्रवीण मिडिल स्तर की मानी जाती है और प्राज्ञ हाई स्कूल स्तर की मानी जाती है। तो नियम 9 में जो प्रवीणता प्राप्त कहा गया है उस शब्द से और यहाँ पर जो प्रवीण, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ है, यहाँ पे जो प्रवीण शब्द का इस्तेमाल है उसमें अंतर समझ ज़रूरत है। यहाँ पर प्रवीण शब्द पाठ्यक्रम के लिए कहा गया है, जो मिडिल स्तर की हिंदी है उसको प्रवीण कहा गया है। और ध्यान देने की बात यह भी है कि जो कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनके लिए प्रवीण परीक्षा ही केवल आवश्यक है, प्राज्ञ परीक्षा आवश्यक नहीं है। तो वह प्रवीण प्राप्त कर लेते हैं तब भी उनको कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। और तीसरी शर्त इसमें है कि मान लीजिए कि कोई मंत्रालय या कोई विभाग ये चाहता है कि हम प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ यानी जो गृह मंत्रालय की हिंदी प्रशिक्षण योजना है, उसमें प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजेंगे, बल्कि हम एक स्वयं कोई पाठ्यक्रम तैयार कर लेंगे और उसको परीक्षा दिला करके हम कार्यसाधक ज्ञान कर्मचारी को दे देंगे। तो वह अगर कोई तीसरी बात जो कही गई, केंद्र सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा अगर वो उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसको भी कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। और ख में ये बात कही गई है कि यदि यह घोषणा करता है, मान लीजिए तीनों नहीं हो, केवल वो लिख करके एक फॉर्मेट में घोषणा कर देता है कि मुझे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, तब भी उसको कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। दूसरा नियम है 10 का दूसरा है, यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले 80% ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यदि मान लीजिए कि आपके कार्यालय में 80% कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उस कार्यालय के सभी कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। इसके अलावा तीसरे में जो बात कही गई है, केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी भी यह अवधारित कर सकता है या कह सकता है केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मान लीजिए कि ये 80% नहीं भी किया है, लेकिन आपके अधिकारी, केंद्रीय सरकार का अधिकारी जिसे नामित किया जाता है, बताया जाता है कि आपको ये देखना है, तो वह अपने अनुभव से अपना देख करके यह अवधारित कर लेगा कि इस कार्यालय के सभी कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। यानी वह प्रमाणित कर देगा तो उसी का प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। और जब जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे। जहाँ पर भी 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। इसी को कहा जाता है कि कार्यालय नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है कि नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपका कार्यालय नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है? यही नियम 10 का 4 है, जो कि सूचित करता है कार्यालयों को, ऐसे कार्यालयों को जहाँ की कर्मचारियों ने 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसा यह पत्राचार में कहा गया था कि यदि अधिसूचित कार्यालय को पत्र भेजा जाएगा, भले वो ग क्षेत्र में है, तो उसमें उसके अनुवाद भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल हिंदी में पत्र भेजा जा सकता है। यही इस नियम का लाभ है। नियम 11 आप देखते होंगे मैनुअल
संहिता, प्रक्रिया संबंधी जितना भी मैनुअल कोड आप देखते होंगे, आप ये देखते होंगे कि एक तरफ हिंदी है, दूसरी तरफ अंग्रेजी है। वह इसी नियम के तहत किया गया है। चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट कोड हो, चाहे फाइनेंस कोड हो या भारत सरकार का कोई भी कोड हो, मैनुअल हो, आपको एक तरफ हिंदी दिखाई पड़ेगा, दूसरी तरफ अंग्रेजी दिखाई पड़ेगा। तो केंद्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैनुअल, संहिता, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में यथास्थित मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी, आप जितने भी रजिस्टर देखते हैं उनका प्रारूप जो होगा, उनका शीर्षक होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। साथ ही केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष यानी लेटर हेड और लिफाफे पर जो भी लेख है, जो भी लेखन किया गया है, जो भी छपा हुआ है, वह हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाएगा, मुद्रित किया जाएगा या उत्कीर्ण किया जाएगा। अब ये नियम 11 आप देखते हैं, किसी भी कार्यालय में आप जाते हैं, देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके नामपट्ट द्विभाषी में है। कोई भी रजिस्टर खोलते हैं तो उसके शीट्स आपको द्विभाषी में मिलते हैं। कोई भी मैनुअल कोड देखते हैं तो उसके मैनुअल कोड के सभी पेज द्विभाषी प्रकाशित किए जाते हैं। यह इसी नियम के तहत यह कार्य किया गया है। अंतिम जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुपालन का उत्तरदायित्व। ये जो नियम बनाए गए हैं, बताया गया है कि यह अनुपालन का उत्तरदायी कौन होगा इसके लिए। बहुत सरल तरीके से कहा गया है, केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली जांच के उपाय करें। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि प्रशासनिक प्रधान कौन होगा। प्रशासनिक प्रधान किसी भी यूनिट का, जिसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, जिसका जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र का जो भी प्रभारी है, हेड है, वही वहाँ का प्रशासनिक प्रधान है और वह इन नियमों के अनुपालन के लिए तथा राजभाषा अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। और ये जांच बिंदु स्थापित करना या प्रभावशाली जांच का उपाय करना, क्यों कहा गया ऐसा? प्रभावशाली जांच के उपाय का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि एक आदेश दे दिया गया विभागाध्यक्ष द्वारा, टाइपिंग सेक्शन को यह आदेश दे दिया गया कि कोई भी पत्र केवल अंग्रेजी में टाइप करने के लिए आता है तो आप इसको नहीं टाइप करेंगे। या डिस्पैच सेक्शन को यह आदेश दे दिया गया कि कोई भी पत्र अगर अंग्रेजी में है तो आप उसको डिस्पैच नहीं करेंगे, आप संज्ञान में लाएंगे अधिकारी को। या ईडीपी सेंटर को यह निर्देश दे दिया गया कि यदि कोई सामग्री द्विभाषी में नहीं है तो आप इसको वेबसाइट पर अपलोड नहीं करेंगे। इस तरह के जो निर्देश दिए जाते हैं, या मुद्रण मंत्रालय को एक समय यह निर्देश दिया गया था कि कोई भी कोड मैनुअल यदि आपको केवल हिंदी में या केवल अंग्रेजी में आता है तो आप उसको प्रकाशित नहीं करेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आएगा तभी प्रकाशित करेंगे। इस तरह के आदेशों को ही जांच बिंदु कहा जाता है या जांच के प्रभावशाली जांच के उपाय करना कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि केवल इन नियमों तक सीमित नहीं है, इन नियमों के बाद भी केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। यानी जो ये 11 नियम बनाए गए थे उनका तो पालन करना ही है, जो 11 नियम बनाए गए हैं या जो अधिनियम में बातें की गई हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान, अधिनियम और नियमों के आलोक में जो बातें कही गई हैं, उनके आलोक में, उनके परिप्रेक्ष्य में राजभाषा नीति को सकारात्मक रूप से लागू करने के लिए कार्यालयों में केंद्र सरकार अन्य कार्यक्रम भी दे सकती है, अन्य निर्देश भी दे सकती है, समय समय पर निर्देश दे सकती है कि आपको ये कार्य भी करने हैं। जैसे राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन करना है, पत्रिका का प्रकाशन करना है, तकनीकी गोष्ठियां करनी है, कार्यशालाओं का आयोजन करना है। इस तरह के निर्देश समय समय पर राजभाषा विभाग को प्राप्त होते रहते हैं, जिसके तहत राजभाषा विभाग इन कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। संक्षेप में ये 12 नियम थे, 12 नियम जिनकी चर्चा की गई, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया। आशा है आप इन नियमों को ठीक से समझे होंगे और अपने कार्यालयों में इन नियमों के आधार पर आप कार्रवाई करेंगे, प्रयोग करेंगे। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।